हेलो। आज का जो वीडियो है, जो मैंने आपसे वादा किया है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जो मेन आर्टिकल हैं वो लिए जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है हमने एडिटोरियल लिया है इंडियन एक्सप्रेस से, द इंडियन एक्सप्रेस। हाँ, आर्टिकल जो एडिटोरियल है ये लिखा गया है श्याम शरण जी के द्वारा। श्याम शरण जी हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं और टाइटल है इसका एडिटोरियल का आत्मनिर्भर चाइना। श्याम शरण जी ने इसमें असल में कुछ मुद्दे उठाए हैं, कुछ जो मैं आपको एक संक्षेप में बताएंगा, बाद में फिर इसको डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे। पहला जो उन्होंने पॉइंट उठाया है इस एडिटोरियल में वो ये है कि कोल्ड वार जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चला, उसकी समाप्ति के बाद जो ग्लोबलाइजेशन, जो भूमंडलीकरण का जो गति तेज हुई, उसका सबसे ज्यादा फायदा, जो चीफ बेनिफिशियरी, जो सबसे ज्यादा जो मुख्य फायदा हुआ वो चाइना को हुआ। ग्लोबलाइजेशन के वो कह रहे हैं, उनका व्यू है कि ग्लोबलाइजेशन के जो फेज में फ्री मूवमेंट हुआ, किसका? सर्विसेज का, गुड्स का, वस्तुओं का, सेवाओं का, कैपिटल पूंजी का, टेक्नोलॉजी का। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट यह निकला कि चाइना एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर के आया, यानी कि कम कीमत, कम मूल्य पर वस्तुओं के उत्पादन का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का केंद्र, हब बन गया। और इसके कारण अमेरिका, यूरोप और जापान जैसी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी जो वहां तक इसके मार्केट की, चाइनीज मार्केट की पहुंचे। दूसरा बिंदु ये बताया कि एक पश्चिमी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां के जो विचारक हैं, जो लीडर्स हैं, एक कंसेंसस डेवलप हो गया है। चाइना से जो कंपटीशन हुआ इस फील्ड में, उसके कारण एक कंसेंसस, एक सहमति एक प्रकार से ये हुई कि ग्लोबलाइजेशन का जो क्या कहते हैं, एक ग्लोबल भूमंडलीकरण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया, एक कंसेंसस डेवलप हुआ उनमें। इसका रिजल्ट ये निकला चाइनीज इन्फ्लुएंस के कारण। अच्छा, उन्होंने इंडिया को भी डील किया है, कुछ पॉइंट्स इंडिया के विषय में बोले हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जो इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड हुई, वो अगर हम चाइना से तुलना करें तो एक दशक के बाद ऐसा हुआ। और जो भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था है, जो ग्लोबलाइज इकोनॉमी है, उसके कारण जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना, जो अनुकूल वातावरण बना, उसका चाइना फायदा, उसका फायदा इंडिया इतना नहीं उठा सका अगर हम तुलना किए जाए चाइना से। ये उनका व्यू है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि देखिए, चाइना जो 2007 और 8 में, 2007 और 8 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुई, उसको कंपैरेटिवली फेस कर पाया बेटर वे में। जबकि पश्चिम की जो इकोनॉमी थी, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे यूरोप की हो और चाहे इंडिया की हो, वो इतना ठीक ढंग से, एक मतलब कहने का था बेटर वे में, इस चीज को टैकल नहीं कर पाई। वहां पर स्टेग्नेशन आया, पश्चिम में अर्थव्यवस्था डिस्ट्रक्ट हुई, बाधित हुई, आर्थिक गतिविधियां बाधित हुई। अच्छा, 2007 और 8 में, 2007 और 8 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो क्राइसिस आई, उसका रिजल्ट, उसका जो परिणाम जो इंडियन इकोनॉमी में ये हुआ कि ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हुई और आज तक भी वो मोमेंटम इंडियन इकोनॉमी, वो गति प्राप्त नहीं कर पाई, जबकि चाइना के साथ ऐसा नहीं था। ये बिंदु उठाया उन्होंने। अच्छा, चाइना अभी तक जो है ग्लोबलाइज जो है, उन्होंने आगे वो कह रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो फेज है
चाइना अब तक उसका बहुत बड़ा समर्थक रहा है, क्योंकि इससे उसको पश्चिम की मार्केट में पहुंच मिली, टेक्नोलॉजी में तक उनकी एक्सेस हुई, और इसीलिए वो अमेरिका के द्वारा जो चाइनीज इंपोर्ट पे जो टैरिफ्स हैं, प्रशुल्क हैं, उसका विरोधी रहा है, उसकी आलोचना की है। अब तक उसने ऐसा किया है। लेकिन आगे श्यामसन जी कह रहे हैं कि लेकिन जो करंट ट्रेंड है चाइना में, उन्होंने एक टर्म यूज किया है डुअल सर्कुलेशन। मैं उसको डिफाइन करूंगा। जो डुअल सर्कुलेशन का मतलब ये है, ये टर्म देखो इसलिए भी है कि कुछ सब महत्वपूर्ण होते हैं, यूपीएससी डायरेक्ट पूछती है, ये खबरों में रहा, न्यूज़पेपर में, कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये है ड्यूअल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि चाइना की पॉलिसी, जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, उसमें चेंज आया है। उसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम एक बैलेंस बना के चलेंगे, डोमेस्टिक मार्केट और जो फॉरेन मार्केट है, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनली हम जो है एक्सटर्नल बैलेंस बना के चलेंगे। लेकिन मेन स्टेट, जो मेन जोर होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, वो डोमेस्टिक मार्केट पे होगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज उन्होंने हाईलाइट किया है। और इस टर्म को एक शब्द के द्वारा, इस जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, जो एक नई जो चाइनीज न्यू इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, उसको एक शब्द के द्वारा उन्होंने कहा है ड्यूअल सर्कुलेशन। ये टर्म पहली बार जो है अभी बताएंगे चाइना में यूज हुआ था। इसी साल मई में जो चाइनीज जो है क्या कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की जो पोलित ब्यूरो की मीटिंग हुई थी 14 मई को, उस पर ये टर्म पहली बार यूज किया है। और उसको जो मैंने बताया जैसे कि अर्थ है, अभी उसको डिफाइन कर देंगे। अच्छा, इसके पश्चात उन्होंने कहा कि देखिए, चाइना एक जो ये पॉलिसी है, जो पॉलिसी में जो इकोनॉमिक जो स्ट्रेटजी है, जो उनकी चेंज है, उसका एक कारण है, चाइना ये मान रहा है कि अमेरिका में, व्हाइट हाउस में, देखिए अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, और नेक्स्ट नवंबर में इलेक्शन, नवंबर दिसंबर में जब भी होते हैं इलेक्शन, और जनवरी में जो है क्या कहते हैं नया प्रेसिडेंट बनेगा। यानी कि व्हाइट हाउस में चाहे डोनाल्ड ट्रंप जाए या कोई दूसरे व्यक्ति जाए, जो कन्फ्रंटेशन है जो चाइना और यूएस का, वो जारी रहेगा, वो खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं। और इसीलिए कुछ लोगों ने इस चीज को इस तरह से डिफाइन किया है, जैसे माओ जो गुरिल्ला वार के एक्सपर्ट थे, और वो प्रोटेक्टेड वार मतलब एक लंबे युद्ध में विश्वास करते थे। तो इस न्यू स्ट्रेटजी को एक लंबे समय तक चलने वाली प्रोटेक्टेड वार के रूप में, एक लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के रूप में देखा जाए, आर्थिक युद्ध। चलिए आगे डिफाइन करते हैं। चलिए ओके, देखिए हाँ, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है 31 अगस्त का, चीफ बेनिफिशियरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने कहा देखिए, जैसे मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन जो पेस, जो गति थी, वो कोल्ड वार के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद तेज आई, उसमें तेजी आई, और उसका जो बेनिफिट मिला वो चीफ बेनिफिशियरी चाइना हुआ। इसके कारण उसके जो वेस्टर्न मार्केट तक पहुंच हुई, वहां की टेक्नोलॉजी तक पहुंच हुई, और बहुत सारी चाइनीज जो कंपनी थी वो ग्लोबलाइज होगी, वो मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में उभर के आई। ये फायदा हुआ, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि चाइना को मार्केट भी मिला और एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर के आया। चाइना एक ऐसे पावर हाउस की, एक शक्ति केंद्र के रूप में केंद्र रहा है, जो जिससे उसका एक्सपोर्ट बढ़ा। चाइना को एक मतलब एक्सपोर्ट पावर हाउस के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूपांतरण हो गया। चाहे वो यूरोप के मार्केट हो, चाहे वो आपके अमेरिकन मार्केट हो, चाहे वो जापान हो, इंडिया हो, ये इसका फायदा हुआ। देखिए, कहने का मतलब है कि जो कहने का मतलब, जो अंडरलाइन थॉट जो चल रहा है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन का बहुत फायदा हुआ कि चाइना इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर के आया। अच्छा, इमर्ज रिलेटिवली अनस्केल्ड फ्रॉम
GFEC, ग्लोबल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, जो वैश्विक संकट जो हुआ था 2007-8 में हुआ था, और इससे अनिश्चित मतलब कम नुकसान जो हुआ, तुलनात्मक रूप से वो कम हानि हुई इसको, जबकि भारत और विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा नुकसान हुआ। और इसका रीजन श्याम सरन साहब कह रहे हैं स्टेट कैपिटलिज्म एंड मैनेज मार्केट, क्योंकि स्टेट कैपिटलिज्म वो एक सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम है कि जो प्रोडक्शन है और जो मनी पर कंट्रोल है वो दोनों ही स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। और इसका रीजन ये रहा कि जो एक तो क्या कहते हैं, जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस से उभर पाया, इसका कारण स्टेट कंट्रोल है, चाइनीज अर्थव्यवस्था पर वहां की सरकार का कंट्रोल है, ये उन्होंने इसका। और मार्केट जो है सुपरमंदित रहा, मैनेज मार्केट लेके चले, और इसका फायदा अमेरिका चाइना को, सॉरी। अच्छा, इसका देखिए चाइना की जो इकोनॉमी इस तरह से एक्सपेंड करी, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट के परिणाम क्या निकला कि वेस्टर्न में, पश्चिमी जो पावर्स हैं जैसे यूरोप है, अमेरिका है, इस आप समझते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन जो है, भूमंडलीकरण के जो है सहमति, उसमें इरोजन आया, मतलब उसमें क्षय, यानी कि उनका विश्वास कम हुआ है चाइना से कंपटीशन के कारण हुआ है ऐसे। ये श्याम सरन साहब ने कि चाइना से प्रतिस्पर्धा के कारण ग्लोबलाइजेशन के प्रति एक कंसेंसस जो होती है उसमें एक नेगेटिव ट्रेंड देखा गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चाइना हैज हिथरटू अंटिल नाउ, अब तक रिमेन अ वोकल एडवोकेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चाइना जो भूमंडलीकरण का बहुत बड़ा समर्थक रहा है अब तक। क्यों? क्योंकि इससे इसको कैपिटल का, मार्केट का, टेक्नोलॉजी का, सर्विसेज का फ्री मूवमेंट मिला और चाइना इकोनॉमी एक्सपेंड करी, इसलिए इसका समर्थक रहा है अब तक। और इसीलिए क्रिटिकल ऑफ यूएस टैरिफ, चाइनीज इंपोर्ट पर, चाइनीज जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं अमेरिका में, और अमेरिका जो टैरिफ पर शुल्क लगा रहा है, उसका आलोचक रहा है। और इसके कारण जैसे ग्लोबलाइजेशन जो हुआ, इसके कारण जो हेडविंड्स, हेडविंड का मतलब एक प्रकार से प्रतिकूल परिस्थितियां, हाँ, इकोनॉमिक रिलेशंस, यानी कि यूरोप और जापान से भी प्रतिकूल आर्थिक संबंध बन के उभरे, यानी कि ना केवल अमेरिका बल्कि जापान और यूरोप की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। ये ग्लोबल श्याम सरन साहब कह रहे हैं। अच्छा, आगे और अब वो उन्होंने कुछ इंडिया के विषय में कहा। देखिए, उन्होंने ये कह रहे हैं कि देखिए बेनिफिट तो हुआ इंडियन इकोनॉमी को, लेकिन अगर हम चाइना से कंपैरिजन करें तो उतना बेनिफिट नहीं हुआ। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये इंडिया में ये है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन का जो हुआ वो यानी कि चाइना ने वो काम 10 साल पहले, एक दशक पहले, डिकेड पहले कर शुरू किया था। भारत में ऐसा, भारत में एक दशक बाद हुआ। अच्छा, उस कंपटीशन का जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के जो प्रतिस्पर्धा हो, उसका तुलनात्मक रूप से भारत को कम फायदा हुआ, ये श्याम सरन साहब कहते हैं। अच्छा, आगे कहते हैं कि देखिए इंपैक्ट ऑफ GFEC, ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस, जो 2007 में आई, उसका भी भारत पे इंपैक्ट पड़ा। तुलनात्मक रूप से चाइना पे कम प्रभाव पड़ा, वेस्टर्न की इकोनॉमीज पे भी ज्यादा प्रभाव पड़ा और भारत पे भी पड़ा। 2007 या 8 से जो आर्थिक दर में एक प्रकार से जो क्या कहते हैं गिरावट का जो दौर शुरू हुआ, कम हुई, वो आज तक जारी, आज तक मोमेंटम, आज तक वो गति अर्थव्यवस्था प्राप्त नहीं करती। वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर आज तक वो जो है नहीं प्राप्त कर पाई है। ये वो कह रहे हैं, कहने का मतलब यह तुलना कर रहे हैं अमेरिका और पश्चिमी शक्तियां और भारत की एक तरफ और दूसरी तरफ चाइना से। कहने का मतलब है कि चाइना इस प्रॉब्लम को एक बेटर वे में टैकल कर सका, ये वो कह रहे हैं इसका मतलब। अच्छा, एक सॉरी देखिए, मैंने कहा यहां तक हितरटू, अब तक समर्थक रहा है चाइना, किसका? ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि उसको फायदा हो रहा था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसी साल 14 मई को, 14 मई को
चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो मीटिंग हुई पॉलिट ब्यूरो की, उसमें ये चीज नया एक टर्म पहली बार यूज हुई, एक शब्द है ड्यूअल सर्कुलेशन। इस शब्द को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका अर्थ उन्होंने जो ये लगाया है, टेकिंग द डोमेस्टिक मार्केट, जो घरेलू बाजार है, एज द मेन स्टेज, मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही होगा। यानी कि जो घरेलू बाजार है उस पर हमारा ध्यान सबसे ज्यादा होगा, मेन चीज जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होगा हमारा, जो क्या कहते हैं, जो आर्थिक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन होगी, आर्थिक विकास की जो दिशा होगी, उसमें मुख्य जोर हम अपने घरेलू अर्थव्यवस्था को देंगे, घरेलू जो है डोमेस्टिक मार्केट को देंगे, ये कह रहे हैं। अच्छा, आगे कह रहे हैं while letting domestic and foreign markets boost each other। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो फॉरेन मार्केट है, फॉरेन जो मार्केट, विदेशी जो बाजार है, उसको नेग्लेक्ट करेंगे। हमने एक बैलेंस बना के चलेंगे, हम डोमेस्टिक मार्केट पे भी ध्यान देंगे और वर्ल्ड जो फॉरेन मार्केट है उसको भी ध्यान देंगे, लेकिन मुख्य जोर हमारा घरेलू अर्थव्यवस्था पे होगा। दोनों बूस्ट करें, दोनों बढ़ोतरी करें, दोनों को प्रोत्साहन मिले, लेकिन घरेलू पे हमारा जो मेन थ्रस्ट होगा, मुख्य जो जोर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, वो डोमेस्टिक मार्केट होगा। ये एक चाइनीज जो है मई से जो उन्होंने एक नया एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, एक नई इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का दिया इन्होंने, ड्यूअल सर्कुलेशन का, और एक डिपार्चर है, एक मतलब एक अलगाव है। पहले जो देखिए, वो मैंने कहा कि अब तक वो ग्लोबलाइज का इकोनॉमी का ज्यादा वो है फायदा हो रहा था, लेकिन एक स्ट्रेटजी में उनकी चेंज है, क्योंकि चाइना समझ रहा है कि देखिए व्हाइट हाउस में चाहे कोई भी आए, कॉन्फ्रंटेशन रहना है, उनसे हमारा संघर्ष रहना है, अमेरिका से। तो एक प्रकार से कहने का इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने घरेलू मार्केट की तरफ, जो डोमेस्टिक मार्केट है या घरेलू अर्थव्यवस्था है, उसकी तरफ रुझान किया है अपना, ये कह रहे हैं। और वो ये भी मान के सैमसंग साहब ये भी कह रहे हैं कि देखिए जो कन्फ्रंटेशन है ये चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, ये खत्म नहीं होने वाला। अच्छा, आगे जो है उन्होंने कमेंट लिखा है, किसी को लिखा है, मतलब पॉइंट लिखा है कि देखिए जब माओ आए, तो माओ जो है, जिन लोगों ने माओ के विषय में पढ़ा है वो उसको बेटर वे में समझ सकते हैं कि माओ के जो गुरिल्ला टैक्टिक्स थी जो है वो प्रोटेक्टेड वार में, कि माओ गया कि गुरिल्ला वार एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, ये लंबे समय 10 साल 20 साल तक चलेगा। तो जो न्यू इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, ये जो है ड्यूअल सर्कुलेशन, जो न्यू इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, ये एक प्रोटेक्टेड वार की तरह देखी जाए, उस अप्रोच, उस दृष्टिकोण से देखी जाए, जिस प्रकार से माओ इसमें विश्वास करते थे। माओइज्म में माओ का जो काल था उसमें क्या कि लंबे समय तक चलेगा, वो ये तो है, ये जिन लोगों ने जो माओ की जो गुरिल्ला टैक्टिक्स पढ़ी है वो जानते हैं इस चीज को। तो कहने का मतलब है कि जो नई जो इस इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उसको इसी एंगल से देखा जाए, लंबे समय तक चलने वाली। ओके।